Hey guys, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So students, in our previous lecture we have already discussed about the magnetic field due to a straight current carrying conductor, and along with the derivation we have also done some questions based on that same topic. So today we are moving for the next topic, that is magnetic field due to a current carrying circular loop. तो हम सर्कुलर लूप की वजह से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पैटर्न का बनता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है, एंड फॉर द लूप आल्सो वी विल कंसीडर डिफरेंट सिचुएशंस. पहले हम मैग्नेटिक लूप की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे लूप के सेंटर पे. आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आज का जो सिचुएशन है एंड जो लेटेस्ट पैडागॉजी है ये कहती है कि आप थ्योरी से ज़्यादा एक विजुअलाइज करना सीखो. स्पेसिफिकली इन फिजिक्स अगर आपको विजुअलाइज करना आ जाता है, इन दैट केस मतलब आप फिजिक्स आपने मतलब फोड़ डाला उसको, आप बहुत अच्छे से फिजिक्स सीख गए. और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ को, आप रट रहे हो, थ्योरीज को रट रहे हो, फॉर्मूलाज को रट रहे हो, एग्जाम में जाने से पहले भी एकदम 2-3 पेजेस पे सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे हो, उनको भी रट रहे हो, ऐसे फिजिक्स कभी नहीं होगी. मार्क्स भले ही आ जाए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होगा. तो आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको विजुअलाइज करना है. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू विजुअलाइज. और वो विजुअलाइज करना कैसे है दैट आई विल टेल यू. और ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हारा पहली बात तो कहीं भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आया वो आप सॉल्व ना कर पाओ. दैट्स माय प्रॉमिस. एंड आई जस्ट मेक यू लर्न हाउ टू विजुअलाइज. बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना. So first of all, let us see the magnetic field at the center of a current carrying loop. अब आप बोलोगे कि करंट कैरिंग लूप कैसा अरेंजमेंट होगा. तो अगर आपको याद हो नहीं हो, 10th का हम अक्सर भूल जाते हैं, बट जिनको याद है 10th में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, और वहां पे आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट लिया था. एक कार्डबोर्ड शीट लो, उस कार्डबोर्ड शीट में एक सर्कुलर कॉइल को फिक्स करो लाइक दिस, उसे एक सर्किट से कनेक्ट करो. ठीक है, यहाँ पे आप एक बैटरी भी कनेक्ट करो, आप इसके साथ एक की भी कनेक्ट करो, फिर आप एक रियोस्टेट भी कनेक्ट करो, एंड पता नहीं क्या क्या. फिर आपने देखा था कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है या जो आयरन की फीलिंग्स थी वो किस तरीके से अट्रैक्ट होती है. जहाँ ये वायर की बाउंड्रीज है वहां पे तो सर्कुलर फॉर्म में अट्रैक्ट होती है, और जहाँ पे सेंटर है लूप का वहां बिल्कुल सीधी आके इस तरीके से आयरन फीलिंग्स अट्रैक्ट होती हैं. तब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे ये सर्कमफेरेंस पे जो वायर है, सो क्लोज टू द वायर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, बट एट द सेंटर ऑफ दिस लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म और पैरेलल टू ईच अदर, और दे आर स्ट्रेट लाइंस. ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमने उस लूप के लिए पढ़ा था. अब हमें इस लूप की वजह से थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस लूप की वजह से वो कितना बनता है. ओके, तो बिना कोई देर किए लेट अस कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग लूप. हमने एक लूप कंसीडर किया लाइक दिस. अब ये मत सोचना कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगा. आप मान सकते हो कि एक ही वायर, स्ट्रेट वायर था, उसी को एक लूप की फॉर्म देके, सपोज आपके पास अगर एक स्ट्रेट वायर है उसी को एक लूप की फॉर्म दे दो इस तरीके से, और इनके बीच में कनेक्ट कर दो एक बैटरी. इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट कर दो इनके बीच में. क्लियर है? तब ये क्या बन जाएगा, एक करंट कैरिंग लूप. तो हमें भी यही काम करना है. मैं यहाँ पे बैटरी को शो नहीं कर रही हूँ, आप बस ये सिचुएशन समझ लेना कि बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है. क्लियर? सो इफ आई हैव कनेक्टेड अ बैटरी लाइक दिस, तो कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है करंट, और क्योंकि ये एक कंडक्टर है और अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है
then it is very obvious that it will generate magnetic field. Now we are supposed to find the value or the magnitude of this magnetic field at the center of the loop. मुझे ये बताना है कि इस लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इस लूप पे, पूरे लूप पे, क्योंकि हमने जो बायट एंड सेविट्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने इन एवरी केस हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे dl. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या डायरेक्शन होगी इसकी, अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है तो जो डायरेक्शन करंट की होती है वही इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है. बट यहाँ पे इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट की टेंजेंशियल. तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, dl वेक्टर की. आ रही है बात समझ? ओके. इस dl वेक्टर से या इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की, सपोज हमने इसको O पॉइंट लिया है, इस पॉइंट O की जो पोजीशन होगी वो हमने क्या ले ली, R. क्लियर है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो क्या ये इसकी रेडियस नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई. मतलब ये जो लूप है ये हमने किस रेडियस का लिया है, R रेडियस का लिया है. अब कुछ नहीं करना, वही ट्रेडिशनल मेथड बायर एंड सेविट्स लॉ यूज करेंगे. फ्रॉम बायो एंड सेविट्स लॉ. क्या कहता है बायर एंड सेविट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dB will be equals to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. यही होता है mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, where theta is the angle between the current element and the position vector. dl is the theta is the angle between dl current element and the position vector. तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि dl किसी भी पॉइंट पे इस dl और r के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. वही देख लो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये टेंजेंशियल है एंड दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर. ऑब्वियसली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसी से हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. बहुत आसानी से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो dB इज इक्वल्स टू mu naught over 4. बहुत आसान है, तो तुम मतलब छोटा बच्चा भी बता देगा कि अब इक्वेशन क्या बन जाएगी. mu naught over 4 pi I dl over r square. अब बताने की जरूरत नहीं है नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह कि sin थीटा की जगह sin 90 पुट करो. sin 90 करोगे तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, पूरे की वैल्यू 1, तो ये बच जाएगा. तो ये बचेगा तो मतलब यही बचेगा. इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट. बट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, हमें सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताना है. वी आर सपोज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल करंट लूप. पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है. इसी सेंटर पे क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. नाउ इफ वी इंटीग्रेट देन dB विल बिकम b. यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल क्या है, रेडियस वेरिएबल है नहीं है, mu naught over 4 pi वेरिएबल है नहीं है, कांस्टेंट होता है. करंट हमने जितना दे दिया वो दे दिया. अगर हम रियोस्टेट कनेक्ट करके करंट का अमाउंट चेंज करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अभी हमने फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन करंट का अमाउंट क्या रखा है, सेम रखा है. देयर इज नो चेंज. दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में भी नहीं होगा. तो वेरिएबल कौन हुआ, dl, क्योंकि dl चेंज हो सकता है. ये एलिमेंट में इसकी हाफ सर्कमफेरेंस के लिए भी ले सकती हूँ मैं, कंप्लीट लूप की वजह से भी ले सकती हूँ. सो dl इज वेरिएबल. सो mu naught over 4 pi I over r square. इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होगा कि नहीं, इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होगा. तो b इक्वल्स टू mu naught over 4 pi I by r square. dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन होगा l, दैट मींस द कंप्लीट लेंथ. और जो कंप्लीट
लेंथ है वो किसकी इक्वल आएगी, इस लूप के सर्कमफेरेंस की इक्वल। चाहो तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसकी लिमिट भी ले सकते हो। लिमिट कैसे, dl की जो लिमिट है वो 0 to 2 pi r हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो छोटा से छोटा कितना हो सकता है, मतलब इसकी 0 वैल्यू हो बिल्कुल ना के बराबर, और बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है, ये पूरी इसकी सर्कमफेरेंस की इक्वल। तो आप यहाँ से या तो लिमिट 0 to 2 pi r लो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करो 2 pi r, because the maximum value of this dl can be 2 pi r. Clear? Now you have two options. r से r क्या कर दो, कैंसिल कर दो, r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर था यहाँ पे, तो r से r एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा एक r। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, P इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 pi I डॉट 2 pi ओवर r। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस फॉर्मूला को एज इट इज ऐसे रखो ताकि आप म्यू नॉट ओवर 4 pi की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सको जब भी क्वेश्चन आए, और इनकी अलग से वैल्यू पुट कर सको। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, व्हाट, कि इस 2 pi से 4 pi को कैंसिल कर दो, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बनेगा, म्यू नॉट I ओवर 2 r, म्यू नॉट I ओवर 2 r। This is the magnetic field due to a current carrying circular loop at the center. Center पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट I ओवर 2 r। This is the standard relation. This is the standard relation। आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब हम सेंटर पे निकालते हैं तो इतना आता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये पूरी राम कहानी फिर से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें तो स्टैंडर्ड केसेस को ध्यान में रखना है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप एट इट्स सेंटर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2r। सिंपल सा याद रखना है। और कैसे याद रख सकते हो, हाफ म्यू नॉट I ओवर r, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपकी इच्छा हो, आप फिजिक्स में किसी भी टर्म को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप वैसे याद रखो, आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, दैट्स इट। Clear? So this is the relation for the magnetic field on the center of the loop. अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो भाई डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। अभी करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हमें क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन में दो तीन तरीके हैं आपके पास, या तो करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखो, फिर आपकी फिंगर्स को पॉइंट करो उस पॉइंट की तरफ जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस सिचुएशन में आपको अपनी पाम देखनी है वो किस तरफ पॉइंट कर रही है, तो अभी अगर मैं करंट की डायरेक्शन रखूं यहाँ पे तो वो किस तरफ पॉइंट कर रही है, इनवर्ड पॉइंट कर रही है कि नहीं कर रही, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, dl से r की तरफ घूमना है, आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी तरफ, dl से r की तरफ, और देखना आपका थंब किस में पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये देखो ये dl है, dl से r की तरफ अगर मैं फिंगर्स को रोटेट करूं तो मेरा थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्मली इनवर्ड। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा था, बहुत इजी था, लेकिन इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। बात तो तब आती है जब क्वेश्चंस आते हैं, बट हम क्वेश्चंस करने से पहले इसका एक और केस करेंगे। अभी तो हमने डायरेक्ट सेंटर पे देखा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ देखा, सेंटर पे, बट क्या हो कि अगर मैं इस कॉइल को ऐसे बिल्कुल टर्न कर दूं, बिल्कुल टर्न कर दूं और आपको ये बिल्कुल इस तरीके से दिखे, मतलब मैंने इसका फेस उस तरफ घुमा दिया, उस तरफ घुमा दिया, और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट रख दूं, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट रख दूं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूं तो कितना बनेगा। सो लेट अस सी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट ऑन इट्स एक्सिस। देख लेते हैं एक्सिस पे कितना बनेगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एंड इन दिस सिचुएशन बेटा आप लोगों ने अगर इसका कंस्ट्रक्शन समझ लिया, जो पूरी ज्योमेट्री है इसकी अगर उसको समझ लिया तो आपको डेरिवेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने इसको समझा नहीं और आप डायरेक्टली डेरिवेशन को बस क्रैम करते जा रहे हो, क्रैम करते जा रहे हो, तो आप पूरी लाइफ उसको क्रैम ही करते रहोगे। आप उसको एक एग्जाम दोगे क्रैम करोगे, आप दूसरे एग्जाम दोगे उसको क्रैम करोगे,
करोगे या फिर उसका फॉर्मूला क्रैम करोगे। सो क्रैम हमें करना नहीं है, हमें इसको विजुअलाइज करना है और इसकी विजुअलाइजेशन को आपको समझना है। द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इफ यू अंडरस्टैंड देन देयर वुड बी नो ट्रबल इन सॉल्विंग द डेरिवेशन। क्लियर? सो व्हाट आई हैव डन, मैंने दो व्यू दिए हैं सेम रिंग के, ये सेम रिंग है दोनों, बट व्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? ये देखो मैंने आपके लिए एक सर्कुलर रिंग भी अरेंज कर लिया है। मैंने क्या किया, 3D में इस रिंग को प्लेस किया है इस सिचुएशन में समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो मार्कर है ये इसके एक्सिस को शो कर रहा है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। इसी एक्सिस पे किसी सर्टेन पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर? और यहाँ पे मैंने इस रिंग को कुछ ऐसे प्लेस किया हुआ है एंड दिस इज द एक्सिस। तो दोनों व्यूज अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपके पास कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, यहाँ ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे सर्टेन पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये इधर वाला व्यू है। और अगर इसको थोड़ा सा वैसे टिल्ट कर दूं तो ये वाला व्यू बन जाता है। इससे हमें बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ओके, so what I have done, I have taken the distance of this point P from the center as x। मैंने इस point P की जो distance है सेंटर से वो कितनी ली है। अब क्योंकि हमें इसमें Byron-Savage law यूज करना है तो what we are supposed to do, we are supposed to consider a small current element and due to that element we will find the magnetic field on this point P। So the same thing I have done, the radius of this coil is r, it's given। अब मैंने इस कॉइल की बाउंड्री पे एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया dl और इस dl की वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट आई हैव टेकन एज a। क्लियर? ये डेरिवेशन हमारे लिए कन्वीनियंट रहे उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट और कंसीडर कर लिया। क्लियर? ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। जहां मैंने ये दूसरा dl एलिमेंट कंसीडर किया वहां मुझे इस पॉइंट P पे इस एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। सेम लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया तो इस एलिमेंट की वजह से भी यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आ रही है बात समझ? करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने यहाँ ली है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट dl ऑन P, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो dp होगा, कुछ db होगा, डायरेक्शन क्या होगी, that direction is important। if you remember in previous lecture I have already told you that direction of this magnetic field is perpendicular to both the direction of dl element and the direction of position vector। dl element से जो position vector है वो और dl element की खुद की डायरेक्शन, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो dl एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, ये टेंजेंशियल होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो a वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ये क्या है, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अभी ये आपको ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन अगर इस लूप की बात करें तो देखो अब dl एलिमेंट, अब आपको समझ में आएगा। ये dl एलिमेंट की डायरेक्शन है, ये इस तरफ आपकी तरफ, और जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। तो दोनों ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनकी भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। क्लियर? ये डायरेक्शन हो जाएगी dB की। इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दूसरे एलिमेंट की वजह से उसको मैं मान लेती हूँ dB डैश। इसके पीछे भी रीजन है dB डैश इसको लेने का, ऑल्दो सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा, ये dB मैग्नीट्यूड का है या ये भी कितने का बनेगा, dB मैग्नीट्यूड का। देन बात यहाँ तक खत्म। अब बात आती है कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ना तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे ना वर्टिकल डायरेक्शन में दे रहे। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो इसी डायरेक्शन में बन रहा है dB डैश, कुछ इस तरीके से। So to get the net magnetic field in a certain direction, what we can do, हम इनको components में divide कर सकते हैं। किस में divide कर सकते हैं? Components में। So let us consider this angle as alpha। इस क्योंकि वेक्टर है ये dB वेक्टर, इसको वेक्टर ले लो, ये dB वेक्टर है तो इसको हम components में divide करेंगे। अगर ये एंगल अल्फा
अल्फा है तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, db cos अल्फा, बिकॉज cos ऑलवेज स्टिक्स। दूसरा जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, db sin अल्फा। आ रही है बात समझ? कंपोनेंट्स डिवाइड करने में तो कुछ नहीं, बारे करते हो ना, कोई वेक्टर है, ये अगर थीटा होता है तो यहाँ पे लेते हो a cos थीटा, यहाँ पे लेते हो a sin थीटा, अगर ये a वेक्टर है तो बस वैसे ही कुछ काम किया है। क्लियर? सिमिलरली db डैश इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। मान लेते हैं ये एंगल भी कितना है, अल्फा, और अल्फा ही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, db डैश cos अल्फा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं यहाँ, ये वैसे मैंने मैग्नीट्यूड ज्यादा इसका एरो लंबा बना दिया, बट ये ज्यादा होगा नहीं, सेम मैग्नीट्यूड होगा, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट इट सेपरेटली। तो ये बनेगा db डैश sin अल्फा। क्लियर? अब देखो ये जो दोनों कंपोनेंट्स है db cos अल्फा एंड db डैश cos अल्फा, they are equal in magnitude but opposite in direction. They are equal in magnitude but opposite in direction, क्योंकि db is equals to db डैश इक्वल है ये, क्योंकि सेम एलिमेंट की वजह से है, सेम लेंथ के एलिमेंट की वजह से है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं db डैश sin अल्फा एंड db sin अल्फा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये बात यहाँ तक आपको समझनी थी। अगर मैं यहाँ भी कंपोनेंट्स डिवाइड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे, यहाँ db sin अल्फा एंड db डैश sin अल्फा, ये db cos अल्फा, db डैश cos अल्फा, लाइक दैट। इतना काम हमने कर लिया। अब डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड db किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई i dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ पे r स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डिस्टेंस हम a ले रहे हैं एलिमेंट से, तो क्या आएगा a स्क्वायर। अब बात आती है इस थीटा की, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो a वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी आपको शो भी किया था लूप की हेल्प से, तो साफ साफ दिख रहा है कि थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा अगर 90 है तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, db will be equals to mu naught over 4 pi, यहाँ लिख लो थीटा is equals to 90 डिग्री, i dl over a स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ओके। बट अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से देखें, अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से देखें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन को लूं तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b नेट, और द नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या db नेट किसके इक्वल होगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, बोलो भाई किसके इक्वल होगा, db sin अल्फा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है समझने वाला वो समझ लो। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं इसको db sin अल्फा प्लस db sin, क्योंकि db डैश db हो जाएगा, अगर मैं इसको db sin अल्फा या 2db sin अल्फा लिखूं, db sin अल्फा और इसमें ऐड करके 2db sin अल्फा रखूं, उस केस में जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन जो करना पड़ेगा, जो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, 0 to पाई r, इसकी हाफ सर्कमफेरेंस लेनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो इन दैट केस तो 0 to पाई r, समझ रहे हो? मैं रीजन बताऊंगी इसका भी। लेकिन अगर मैं यहाँ लेती हूँ dv sin अल्फा, यानी कि मैं इनको ऐड ना करूँ, वैसे होते तो वेक्टर में ऐड ही होते हैं, तो एक्चुअल में तो 2db sin अल्फा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2db sin अल्फा नहीं करूं, क्योंकि मुझे आगे इंटीग्रेशन तो करना है, उस केस में अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो लिमिट रहेगी 0 to 2 पाई r। अब आप कहोगे भाई ये क्या माजरा है, तो ये माजरा कुछ ऐसा है कि आपने यहाँ
उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to 2 पाई r करूं तो देखो इस एलिमेंट को आप एक बार कंसीडर करोगे, dl को एक बार कंसीडर करोगे। जब आप यहां से क्रॉस करते हुए जाओगे 2 पाई r क्रॉस करते हुए जाओगे तो एक एलिमेंट को दो बार कंसीडर कर लोगे, एक एलिमेंट को दो बार कंसीडर कर लोगे। इस केस में जब आप 2 dB sin अल्फा लेते हो, जब आप 2 dB sin अल्फा लेते हो और उसके साथ आप लिमिट लेते हो 0 to 2 पाई r, तो आप एक लेंथ एलिमेंट को दो बार कंसीडर कर रहे हो और ऐसा हम कर नहीं सकते। या तो फिर आप अगर 2 dB sin अल्फा ले रहे हो तो फिर आप लिमिट क्या लो 0 to पाई r। उस केस में एक जो एलिमेंट है वो एक बार कंसीडर हो रहा है, क्यों? क्योंकि dl से जो लिमिट आएगी 0 to पाई r वो यहां तक आ जाएगा, यानी कि हाफ लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इस एलिमेंट की वजह से जो 0 to पाई r लिमिट लेंगे बाकी बचे हुए हाफ लूप आ जाएगा उसके अंदर, तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 dB sin अल्फा लेके और 0 to 2 पाई r ले लेते हो तो हम इन दोनों की वजह से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर चुके। उसके बाद वापस तुम 0 to पाई r ले रहे हो तो इस एलिमेंट को तो आपने दो बार कंसीडर कर लिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो मुझे जो कन्वीनियंट लगता है वो लगता है कि मैं dB sin अल्फा लूं और लिमिट क्या रखूं 0 to 2 पाई r। क्लियर? रीजन मैंने बता दिया है और मुझे नहीं लगता कि रीजन आपको कोई भी बताएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में 2 dB sin अल्फा दे रखा होता है, कुछ में सिर्फ dB sin अल्फा देके और उसको इंटीग्रेट कर रखा होता है, कोई नहीं बताता है। बट मैंने आपको यहाँ पे विद रीजन बता दिया। क्लियर? ओके, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी dB sin अल्फा। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin अल्फा की जगह sin अल्फा रहने दो, dB क्या वैल्यू रखोगे dB, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये dB अलग है सिर्फ एलिमेंट की वजह से। इस dB की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL ओवर a स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करते ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम उसको आगे सॉल्व कर सके। क्लियर? ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, कुछ भी मिस हुआ तो मतलब गड़बड़। सो लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। What it is, b equals to अब म्यू नॉट ओवर 4 पाई को बाहर ले लो, बाहर तो आपको i अपॉन a स्क्वायर एंड sin अल्फा इसको भी लेना पड़ेगा, sin अल्फा को भी लेना पड़ेगा बाहर। क्लियर? एंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, किसका होगा dl का होगा। आ रही बात समझ? dl का जो इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पहले भी हम कर चुके हैं सेंटर वाले केस में, क्या आएगा बताने की जरूरत नहीं, 2 पाई r बनेगा। 0 to 2 पाई r लिमिट रखोगे तो 2 पाई r माइनस 0 2 पाई r बनेगा, 2 पाई r। बट इस sin अल्फा की वैल्यू क्या होगी, sin अल्फा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, इसको sin अल्फा में तो रख नहीं सकते। तो देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल क्या है, अल्फा अल्फा होंगे। अबे इसमें भी बताने की जरूरत है क्या मुझे? ये सपोज अगर 90 है, ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना हुआ अल्फा है अगर, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली इफ वी कंसीडर दिस एंगल तो ये कितना बचेगा, अल्फा बचेगा। बात कुछ इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है। क्लियर? अब आपके पास अगर ये एंगल अल्फा है एंड यू हैव दिस ट्रायंगल, तो यहाँ से sin अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो sin अल्फा की वैल्यू? ऑपोजिट साइड बाय a, तो r बाय a। sin अल्फा किसके इक्वल आएगा, sin अल्फा इज इक्वल्स टू r बाय a। क्लियर? सॉल्व करो इसको, b किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई i। अब देखो यहाँ sin अल्फा की जगह अगर हम पुट करें r बाय a तो r इंटू r स्क्वायर, इस 2 पाई से इसको कैंसिल कर दो। अगर कैंसिल करो तो भी ठीक है, नहीं भी करो तो रख भी सकते हो। सो 2 पाई r स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब। This is the magnetic field on the axis of a current carrying circular loop. Magnetic field on the axis of a current carrying circular loop.
और अगर 2 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो तब क्या बनेगी वैल्यू, b इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 आएगा, म्यू नॉट ओवर 2 आई आर स्क्वायर बाय ए क्यूब, आई आर स्क्वायर बाय ए क्यूब। अब आपकी मर्जी है, आप इसको याद रखो या आप इसको याद रखो, और मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन को याद रखो, जरूरत पड़े तो डिराइव भी कर सकते हो। और इस डेरिवेशन को क्रैम करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल, एक सिंगल परसेंट भी कभी क्रैम मत करना। जो हो सके, जितना हो सके कॉन्सेप्चुअली इसके जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को याद रखो और फिर डेरिवेशन करो। और अगर ये जो स्टैंडर्ड रिलेशन है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब देखो इसमें भी सब केसेस बनेंगे, अब हम सब केसेस तो सब में करते हैं ना, तो इसमें कुछ सब केसेस बनेंगे। क्या सब केसेस बनेंगे देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से केसेस है, ज्यादा दिमाग खाएंगे नहीं हमारा और ना हम खाने देंगे, इसकी जरूरत अब हमें है नहीं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। क्लियर? So the magnetic field we have as B equals to mu naught over 4 pi I dot 2 pi R square over A cube. Case first, if the coil has or if the loop has n turns, if the loop has n turns, यानी कि ये तो हमने एक सिंगल लूप लिया, अगर ऐसी n टर्न्स हो जाए तब मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जितने टर्न्स होंगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बनेगा n इंटू आई, 2 को यहाँ लिख लो, पाई आर स्क्वायर ओवर ए क्यूब। ये पाई आर स्क्वायर क्या इस लूप का एरिया नहीं है? बिल्कुल है। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 एन आई, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एरिया ए लिख सकते हैं इसको, अपॉन ए क्यूब। ये जो एन आई ए है मैं आपको बता दूं, एन आई ए ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये आएगा अभी आपके टॉपिक। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल्स टू एन आई ए, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एन आई ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, m, तो 2 m अपॉन ए क्यूब। ये भी एक स्टैंडर्ड रिलेशन है इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ ले मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म्स में, तो वो क्या बनेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन a क्यूब, वेयर a इज द डिस्टेंस, जो भी एलिमेंट हमने कंसीडर किया था वहां से ये डिस्टेंस थी। क्लियर? अच्छा, उस ज्योमेट्री में हम एक चीज और फिर से देख लो, ये पॉइंट P था, इसकी हमने डिस्टेंस x ली थी, ये r था, और इसकी हमने डिस्टेंस क्या ली थी, a। यहाँ हमने एंगल क्या लिया था, अल्फा। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहे तो वो a की वैल्यू क्या है कि देखो a स्क्वायर यहाँ से बनेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम इस a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टैंडर्ड केस में तो क्या बन जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I डॉट 2 पाई r स्क्वायर अपॉन a क्यूब है। देखो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि पावर कितनी, 1/2, यहाँ से पावर 3 और आ जाएगी, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। एक्चुअल में आपको इस रिलेशन को याद रखना है। क्यों याद रखना है? उसके पीछे रीजन ये कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती है। जब भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वहां पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाएगा, एलिमेंट से जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस आपको नहीं दी जाएगी। That's why you should remember this relation where r square plus x square raised to power 3/2। इसमें भी अगर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, a क्यूब की जगह r square plus x square raised to power 3/2। So you have to remember this relation in terms of the perpendicular distance x and the radius of the loop। क्लियर? बहुत ही आसान था, ट्राइंगल से सीधा हमने a की वैल्यू निकाली।
इसके दूसरे केस की तरफ बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट केस यहां पे अब इसको कर लो r square plus x square raised to power 3/2. Clear? The next case is case second. If x becomes 0, क्या मतलब है x becomes 0 का? यानी कि ये जो पॉइंट P है ये यहां पे शिफ्ट हो गया, कॉइल के सेंटर पे शिफ्ट हो गया। उस केस में अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I, अब इस 2 पाई से मैं कैंसिल कर रही हूं तो ये अपॉन में क्या रह जाएगा 2 r स्क्वायर अपॉन ये x 0 हो गया, x 0 हो गया तो r स्क्वायर की पावर क्या बचेगी, यहाँ पे देखो ऐसे बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या करो कैंसिल करो, बचा क्या r क्यूब, r स्क्वायर से क्यूब ये कैंसिल होगी तो क्या बचेगा म्यू नॉट I ओवर 2r। क्या ऐसा रिलेशन हमने कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, अभी पढ़ा है, 10 मिनट पहले पढ़ा है अभी। अरे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, सेम रिलेशन आया था। तो कहीं से भी आओ घूम फिर के कहीं कहां पहुंच जाओगे, सेम रिलेशन पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? इसमें हमने x 0 करके रिलेशन निकाला, उसमें हमने डायरेक्ट निकाला, दोनों में सेम रिलेशन। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी B equals to mu naught I over 2r. Clear? Okay. One more case we have. What is that case? Last case है ये. One more case we have that if x is much greater than r, that means if the point P lies very far from the center, अगर इस लूप पे सेंटर से बहुत दूर सिचुएटेड है पॉइंट P, in that case x becomes very large and comparatively the radius of the loop becomes very small. In that case magnetic field will be equals to mu naught over 2 I r square by, अब देखो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि r से बहुत ज्यादा लिया हमने x को, तो r को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या बचेगा x क्यूब बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा द केस वेयर द x becomes very large comparing to radius of the coil, ये तब आएगा। तो इसके सारे केसेस हम सॉल्व कर चुके। अब लास्ट रहता है इसके लिए ग्राफ, क्योंकि हमने जब स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, इन दैट केस आल्सो हमने वहां पे बी आर कर्व देखा था। बी आर यानी कि जो डिस्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं उसको हमने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। इन दिस केस आल्सो वी विल रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, बट फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर ऑल दी सिचुएशंस। ये अभी जो हमने सब केसेस किए हैं इनमें से ये जो दोनों केसेस है मेनली सेंटर वाला और ये डिस्टेंस इंक्रीज होने वाला, ये दोनों केसेस आपको कंसीडर करने हैं और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करें। सो हियर वी हैव द ग्राफ फॉर द सिचुएशन व्हेन वी टेक अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन फॉर अ लूप। अब देखो इसमें जो ग्राफ है वो आपको यहाँ से ग्राफ को देख के कुछ आइडिया हो रहा होगा कि वेरिएशन बहुत आ रहा है इस ग्राफ में, और वेरिएशन भी कैसा, जब डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, हमने x की वैल्यूज ली है इस एक्सिस पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, जब x जीरो हो जाता है दैट मींस एट द सेंटर ऑफ द लूप वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम दे रहा है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी मैक्सिमम। क्लियर? बट उसके अलावा जैसे जैसे हम x डिस्टेंस को बढ़ाते हैं चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, वहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? बट पूरे थ्रू आउट द ग्राफ यहाँ पे लीनियर चेंज नहीं है, आपको ग्राफ से पता लग रहा होगा थ्रू आउट द ग्राफ यहाँ पे कोई लीनियर चेंज नहीं है। लीनियर चेंज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं P एंड Q, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और द पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज। ऐसे दो पॉइंट्स जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर चेंजेस आते हैं, यानी कि वो डिक्रीज होता है तो एक प्रॉपर ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर?
and at these points the magnetic field varies linearly with the axial line. इन points पे जो P and Q points है, ये जो points P and Q है, these are known as points of inflection. यहाँ पे points P and Q पे आपको कुछ important बातें ध्यान में रखनी है जो मैंने यहाँ लिख भी दी है और हम उनको समझ भी लेते हैं कि क्या है. First of all, जब भी आप उस कॉइल से उसकी रेडियस के हाफ डिस्टेंस के इक्वल, जितने भी उसकी रेडियस है उसके हाफ डिस्टेंस के इक्वल, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, वहां पे आपको ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे. क्लियर? और इन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उस कॉइल के रेडियस के इक्वल रहेगा. ये भी जो भी डिफरेंस रहेगा उस कॉइल के रेडियस के इक्वल रहेगा. क्लियर है? क्योंकि ये भी डिस्टेंस r/2, ये भी r/2, तो टोटल कितना हुआ? r के इक्वल हुआ. ये जो पॉइंट P and Q है, at these points the rate of change of magnetic field with respect to the axial distance, the rate of change of magnetic field with respect to the axial distance remains constant. एक कांस्टेंट चेंज आता है, यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट रहती है एट दीज पॉइंट्स. इन्हीं पॉइंट्स पे ग्राफ का कर्वेचर भी चेंज हो जाता है. आपको पता होगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं किसी भी ग्राफ में. जहाँ पे एकदम से कर्वेचर चेंज हो जाए वहां उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज. क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे dB/dx इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इनका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा d2b/dx वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. क्लियर? ये मैंने बता दिया. इनके बीच का जो डिफरेंस होता है P and Q, r at distances r/2, मैंने बता दिया कि ये सेंटर से r/2 डिस्टेंसेस पे सिचुएटेड होते हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है. And at P and Q the magnetic field varies linearly with the axial distance. तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of competitive questions as well. तो आपको इस ग्राफ का भी ध्यान रखना है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस. इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. वी विल सॉल्व द स्टैंडर्ड केसेस. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं और ऐसे स्टैंडर्ड केसेस जिनके आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हो. आपको डायरेक्ट उनका जो रिलेशन आएगा उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड का, उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो और वो आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगा. So let us solve the. So let us take very first example. We have given two concentric coils. तो ऐसे coils दे रखे हैं जिनका जो सेंटर है वो सेम है. क्लियर? लेकिन इनकी जो रेडियस है दोनों की वो डिफरेंट है. इसकी रेडियस आपको r1 दे रखी है और इसकी जो रेडियस है आपको r2 दे रखी है और दोनों में जो करंट है वो भी डिफरेंट फ्लो कर रहा है. इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है. अब इसमें हम दो केस कंसीडर कर सकते हैं. द फर्स्ट केस इन विच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सिमिलर इन बोथ द कॉइल्स. द अनदर केस वी कैन कंसीडर वेयर द डायरेक्शन ऑफ current is not same. The direction of current is not same. ठीक है? यहाँ पे आप I2 ले लो, यहाँ क्या ले लो? I1. The case when the direction of current is opposite. अब दोनों के लिए देख लेते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा. अब ऑब्वियस सी बात है, इस सेंटर पे एक तो ये सपोज ये कॉइल फर्स्ट और ये कॉइल सेकंड है. ये कॉइल 1 भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कॉइल 2 भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. But what we need? We need the net magnetic field. What we need? We need the net magnetic field. So first of all, if I take magnetic field due to coil B1, sorry, coil first, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना बनेगा? देखो सेंटर वाला केस है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो. म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1. म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1. सिमिलरली जो सेकंड कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? म्यू नॉट I2 ओवर 2R2, क्योंकि उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट I2 ओवर 2R2. बट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B नेट, ये किसके इक्वल आएगा? एज द करंट फॉर बोथ इन द सेम डायरेक्शन. तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है. दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो ऐड होंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो उनका डिफरेंस लेंगे. तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
अब देखो ये जो करंट की डायरेक्शन है, इसी में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी होगी और जो पोजीशन होगी, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? बोलो। दिस इज द करंट एलिमेंट और इसकी तरफ से हमें किसकी तरफ जाना है? रेडियस की तरफ जाना है, तो क्या होगा? डायरेक्शन इनवर्ट आएगी। इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन आएगी, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगी? सेम होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2, इसी के इक्वल आएगा। तो B नेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R2। और अगर यहाँ पे करंट भी सेम दे रखा होता तो फिर I भी कॉमन आ जाता, बचता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इस केस में देखें, अब यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है कि दोनों अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जो भी इनका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी इक्वल्स टू, अब आपको देखना है कि डिफरेंस किसका लोगे, जिससे डिस्टेंस कम है उसमें से जिससे डिस्टेंस ज्यादा है उसको सबट्रैक्ट करोगे। सो B1 माइनस B2, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम डायरेक्शन में हो तो एडिशन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या लोगे? डिफरेंस। ये कंसेंट्रिक कॉइल्स के लिए है। क्लियर? सो ये स्टैंडर्ड केसेस है सारे। और केस कंसीडर करें तो ओके। So students, next case is given. You have been given two coils P and Q. They have the same center, but they are perpendicular to each other. दोनों coils एक दूसरे के perpendicular है, center same है, and the current flowing through the coils is same I. Radius दोनों की same है, and आपसे पूछा है magnetic field at the center O. इस center O पे आपसे magnetic field पूछा है, तो देखो क्या आएगा magnetic field center पे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल P, कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन ये होगी, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, ये देखो इस तरीके से ये वर्टिकल एक्सिस पे है कॉइल, तो इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन बनेगा। डायरेक्शन आपको देखनी आती है तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी कॉइल Q की वजह से, PQ। अब ये देखो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा। फिर भी अगर आपको पता हो तो जो वेक्टर्स पे दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, इन दैट केस हम उनका जो रिजल्टेंट है नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे देते हैं? BP² प्लस BQ²। फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसका स्क्वायर प्लस सेकंड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसका स्क्वायर। क्लियर? सो B नेट किसके इक्वल आएगा? अब देखो BP की वैल्यू कितनी आएगी? सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लो कॉइल P की वजह से तो क्या बनेगा? म्यू नॉट I ओवर 2R, यही बनेगा। रेडियस दोनों की सेम है तो BP की वैल्यू भी ये होगी, BQ की वैल्यू भी क्या होगी? म्यू नॉट I ओवर 2R। सेम ही रहेगी, करंट सेम है, रेडियस सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है करंट, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। इन दैट केस इट विल बी म्यू नॉट I ओवर 2R² प्लस म्यू नॉट I ओवर 2R²। तो देखो ये क्या बनेगा? 2√2 और बाहर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर में तो पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट I over 2R √2 टाइम्स। एंड आई टोल्ड यू कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, तो क्या हम ये कह सकते हैं √2 into B मैक्सिमम, और B मैक्सिमम को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? B नोट से डिनोट कर सकते हैं। सो √2 into B नॉट, दैट मींस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का √2 टाइम्स। सो B नेट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का √2 टाइम्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस कंसीडर करें। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट।
ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये बच्चा लोग बहुत ही स्टैंडर्ड से केसेस है जो आपको याद रखने हैं और इनमें कुछ डिफिकल्ट है भी नहीं, बहुत ही सिंपल से केसेस हैं। बट यही सिंपल केसेस सॉल्व करते करते हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारे सामने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे उनको भी हम इजीली टैकल कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट यू हैव, आपको एक आर्क दे रखा है, बस इतना, ये आर्क दे रखा है और बोला है कि जिस भी सर्कल का ये आर्क है उसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जिस भी सर्कल का ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ आपको दे रखी है L और ये यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल आपको दे रखा है अल्फा। जो रेडियस है इस सर्कल की वो आपको क्या दे रखी है, R। बट ये एक सिर्फ आर्क है, पूरे लूप का एक छोटा सा पार्ट, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो भाई हमने जो सेंटर वाला फॉर्मूला लिया था वो तो पूरे के पूरे कंप्लीट लूप की वजह से था, अब वो तो हम कर नहीं सकते। तो हम अगर बायो-सेवर्ट्स लॉ से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, यहाँ पे कंप्लीट लेंथ, अब DL नहीं, कंप्लीट लेंथ लेंगे यहाँ पे L, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे B लिखा है, D भी नहीं लिखा है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड है तो लेंथ भी कंप्लीट, IL ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा, तो देखो थीटा ऑब्वियस सी बात है, इसमें करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, जो रेडियस है वो हमेशा डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर ही रहता है, तो बार बार उसे साइन थीटा साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो इस लेंथ की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, सो L बाय R के इक्वल आएगा। यहाँ से L किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू R के इक्वल आ जाएगा। अब क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, L की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो एक R से R क्या हो गया, कैंसिल। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर, इसको मैं 2 इंटू 2 करके लिख रही हूँ, 2 पाई इंटू 2 R, ये लिखा मैंने। इसको लिखने का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इतना आएगा ड्यू टू अ आर्क गिवन, जितनी भी लेंथ का आर्क दे रखा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे सॉरी अल्फा भी रह गया, सो म्यू नॉट I अल्फा ओवर 2 पाई डॉट 2 R। ये एंगल जो होगा इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा हमने इसको, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 2 पाई डॉट 2 R। नाउ अब ये जो इतनी टर्म है इसको देखो, क्या ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड B नॉट के इक्वल नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B नॉट ओवर 2 पाई इनटू एंगल अल्फा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। किसी एक आर्क की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़े, अब हो सकता है वो आपको इसकी लेंथ दे दे, आपको रेडियस की कुछ वैल्यू दे दे, आपको अल्फा की कुछ वैल्यू दे दे। अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिलेशन पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के और आप फाइंड आउट कर सकते हो, वरना फिर इस लॉन्ग मेथड से तो करना है ही। क्लियर? सो B इक्वल्स टू B नॉट ओवर 2 पाई इनटू अल्फा। इसी पे बेस्ड हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो दीस टू केसेस आर गिवन। देख लेते हैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, कैसे बनेगा। ये तो अभी हमने जो आर्क वाला किया था सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी हमें एक आर्क दे रखा है और ये आर्क जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो आपको दे रखा है 120 डिग्री। करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ओवर 4 पाई I अल्फा बाय R, ये आया था फॉर्मूला। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू, अब बात आती है अल्फा की, तो अल्फा आपको 120 डिग्री दे रखा है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2 पाई बाय 3 रेडियन, यही बनेगा। 120 डिग्री कितना होता है, अरे भाई 2 बाई 3 इंटू 180 कितना हुआ 120 डिग्री, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियन, तो B इक्वल्स टू कितना हुआ म्यू नॉट ओवर 4 पाई
I इंटू अब अल्फा की जगह पुट करेंगे 2π/3 इंटू 1/r, तो 2π से ये कैंसिल हुआ, बचा 2। अब वैल्यू रख दो सारी और कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, म्यू नॉट की वैल्यू अब क्या पुट करोगे आप 4π इंटू 10⁻⁻7 पुट करोगे। यहाँ पे I की वैल्यू आपको 6 एम्पियर दे रखी है और R की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मेरा पर्पस है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना आपके। क्लियर? ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। है ये भी कुछ इसी तरीके का, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है, थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। वो क्या है, आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, यहाँ पे आपको सेक्शंस में डिवाइड करके दे रखा है। लाइक ये एक वायर का AB सेक्शन है और ये इस वायर का CD सेक्शन है, ये पूरा BC सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन अलग है, और आपसे इस सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। बाहर ये जो आर्क दे रखा है, इस आर्क की रेडियस R2 दे रखी है और ये जो बचा हुआ लूप है इसकी रेडियस आपको R1 दे रखी है। ये जो आप BC एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये दे रखा है अल्फा, और ये अल्फा आपको दिख रहा होगा कितना होगा 90 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है और इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि AB और CD ये है तो इस वायर का एक पार्ट, बट ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट इनके एक्सिस पे है। CD के भी एक्सिस पे लाई कर रहा है और AB के भी एक्सिस पे लाई कर रहा है। एंड व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सेम एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो व्हाट वी कैन से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एंड CD इज 0। इनका काम खत्म, बचा कौन? सिर्फ आर्क BC एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप। So first of all magnetic field due to the complete loop, इस लूप की वजह से, इस लूप को कुछ भी नेमिंग दे दो, A E D दे दो, कुछ भी दे दो, या A to B दे दो, आपकी मर्जी है। So magnetic field इस लूप क्या बनेगा, सेंटर पे इस लूप के, तो क्या बनेगा म्यू नॉट ओवर, या फिर ये भी तो एक आर्क की तरह काम कर सकता है, आप इसको भी तो आर्क कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, म्यू नॉट ओवर 4πI अपॉन R। अब यहाँ पे एंगल कितना आएगा ये देखो, ये पूरा लूप कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, इफ दिस एंगल इज अल्फा और ये पूरा 2π है तो ये कितना हो जाएगा 2π माइनस अल्फा। क्लियर? अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क BC, सो B ड्यू टू आर्क BC, ये कितना बनेगा म्यू नॉट ओवर 4πI/R। अब यहाँ पे देखो जो R है, सॉरी वो भी कितना आएगा R1। यहाँ पे रेडियस कितना है R2। यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पे तो अल्फा है तो अल्फा की जगह अल्फा पुट करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे आप इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अगर दोनों की सेम आ रही है तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट आती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। So first of all if I take the direction due to this complete loop BD या सॉरी AD, अगर इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो कितना आएगा, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। लेट अस सी, सपोज इफ आई कंसीडर एनी करंट एलिमेंट हियर DL। क्लियर? ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, आपको जाना है DL से किसकी तरफ, R की तरफ। तो DL से R की तरफ जाने में इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन, यानी कि इसकी वजह से इनवर्ड। अगर बात करें इस लूप की वजह से, तो यहाँ पे अगर करंट एलिमेंट कंसीडर करें, क्लियर, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी भी DL से किसकी तरफ आना है, R की तरफ आना है। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है, सेम आ रही है डायरेक्शन, सेम आ रही है तो ऐड कर दो। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B net is equals to, देखो म्यू नॉट ओवर 4π क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, I भी कॉमन आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा 2 पाई माइनस अल्फा ओवर r1 प्लस अल्फा अपॉन r2. As you know that value of alpha is given pi by 2. So mu naught I over 4 pi 2 pi minus pi by 2 divided by r1 प्लस यहाँ भी कितना pi by 2r2 हो जाएगा ये. So B net is equals to mu naught I over 4 pi. इसको सॉल्व करो, देखो 2 pi minus pi by 2 3 pi by 2 कितना आएगा 3 pi by 2. So 3 pi by 2r1 plus pi by 2r2. यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा pi by 2 कॉमन आ जाएगा. pi by 2 कॉमन आएगा बाहर आएगा तो ये pi से pi क्या करेगा कैंसिल करेगा. क्या बनेगी लास्ट में वैल्यू b net is equals to mu naught I over कैंसिल हो जाएगा pi से pi यहाँ बचेगा 8 और यहाँ क्या रह जाएगा 3 by r1 plus 1 by r2. क्लियर. इसको यहाँ से हटा देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. So these were some questions we have done just magnetic field due to a current carrying circular loop. Clear? I hope you enjoyed today's lecture and we have solved so many questions based on the concept of the magnetic field due to a current carrying loop. Now I hope ये concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. And if you enjoyed the video then do not forget to subscribe and hit the like button. Okay? And for the further practice it's up to you कि आप कितना practice करते हो, कितना आप अपने skills को enhance करते हो. That is totally up to you. Clear? So stay tuned and all the very best.